अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आशिक हुसैन अब्बासी आपका इंस्ट्रक्टर पाकिस्तान स्टडी लेक्चर नंबर 5 के साथ, जिसका उन्वान है अराइवल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। अंग्रेज़ इंडिया में किस तरह आए और उन्होंने कितने अरसा हुकूमत की। एक बहुत लंबा अरसा है इनकी हुकूमत का। अंग्रेज़ों ने बेसिकली जो हुकूमत की है इंडिया पे, वो 1615 से लेके 1947 तक हुकूमत की है, ऐसा समझ लें। और ये एक बहुत बड़ा अरसा है इनकी हुकूमत का। तो इसके हवाले से मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है। ये टॉपिक हर एग्ज़ाम्स में आता है, इस पे जामे सवाल भी आते हैं और उसके अलावा MCQs भी आते हैं। अंग्रेज़ों के आने के हवाले से इसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह है कि पहले बात तो आप ये जहन में रख लें कि अंग्रेज़ों ने इंडिया पे हमला नहीं किया था। अंग्रेज़ इंडिया पे हमला करके नहीं आए थे। अंग्रेज़ हमलावर नहीं थे, जिस तरह दूसरे मुग़लों ने हमला करके इंडिया को अपने कब्ज़े में लिया, अरबों ने हमला किया, ठीक है। इसी तरह जो है वो उससे पहले बहुत सारे हमले हो चुके, लाइक आर्यंस ने हमला किया था बिफ़ोर क्राइस्ट एरा में, इवन उससे भी पहले। तो इसी तरह जो है वो दूसरी जितनी भी कौमें यहाँ पे आके आबाद हुई बाहर वाली, वो हमला करके आई। बट अंग्रेज़ जो है उन्होंने हमला नहीं किया था साउथ एशिया पे, और उनकी कुछ और ही पॉलिसी थी। वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी थी ट्रेड की पॉलिसी थी। वो ट्रेड करने के सबब से यहाँ पे आए थे, बिज़नेस करने के सबब से यहाँ पे आए थे। और फिर जब उन्होंने देखा कि इंडिया बहुत प्रॉस्पेरस है, खुशहाल है, इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम कमज़ोर हैं, उसको बड़ी आसानी से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है और उस पर अपनी हुकूमत की जा सकती है। तो इस पॉलिसी के ज़रिए जो है वो साउथ एशिया में इंडियंस आए थे, साउथ एशिया में अंग्रेज़ आए थे, ब्रिटिश आए थे। लेकिन अंग्रेज़ों को आने से पहले जो है यूरोपियंस पहले पहुँचे हुए थे यहाँ पे। ये बात आप याद रख लें कि यूरोपियंस यहाँ पे पहले पहुँचे हुए थे, क्योंकि एक बड़ी तारीख़ी बात मैं आपको बताने लगा हूँ कि 1300 ईस्वी में जो है मिडल ईस्ट पे ऑटोमन एम्पायर, खिलाफत उस्मानिया इमर्ज हुई थी, ठीक है। और खिलाफत उस्मानिया जो है वो जाके ख़त्म हुई है 1922 तक, 1922 में ख़त्म हुई, 23 में। तो खिलाफत उस्मानिया जो है उसने जो लैंड रूट है, लैंड रूट टुवर्ड्स इंडिया, ठीक है, एशिया की तरफ जो लैंड रूट था उस पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो अंग्रेज़ों के लिए बड़ा मसला था, ये यूरोपियंस के लिए बड़ा मसला था कि लैंड रूट्स इस्तेमाल करके जो है वो इधर आए। तो उन्होंने क्या किया, 15वीं सेंचुरी में उन्होंने सी रूट ढूंढना शुरू कर दिया, और यानी समुद्री रास्ता टुवर्ड्स इंडिया की तरफ समुद्री रास्ता ढूंढना शुरू किया। और सबसे पहले जो है पोर्चुगीज़ एक एक्सप्लोरर था, यानी पुर्तगाली एक एक्सप्लोरर था, सी एक्सप्लोरर था। उसने एक रास्ता ढूंढा था 1498 में। वास्को डी गामा उसका नाम था। वास्को डी गामा ने 1498 में रास्ता दरियाफ्त किया था टुवर्ड्स इंडिया। ये पुर्तगाल से होता हुआ, वेस्ट ऑफ अफ्रीका से होता हुआ, फिर साउथ अफ्रीका से होता हुआ कीनिया तक आया। कीनिया से इसने जो है वो एक अरब क्या कहते हैं कि उसको
अरब गाइड को लिया, वहाँ पे सी गाइड को लिया, तो उसने उसको रहनुमाई की इंडिया तक आने की। वो आके सबसे पहले कालीकट के मकाम पे आके उतरा। तो पोर्चुगीज़ जो हैं 15 सेंचुरी से लेके 16 यानी 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी 1500 से लेके 1600 तक एडी तक ये डोमिनेंट रहे हैं पुर्तगाली, और यही ट्रेड करते थे। इनकी भी जो है वो पोर्चुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ट्रेड करती थी, और इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई हुई थी गोवा में, मुंबई में, ठीक है, और भी बहुत सारे एरियाज़ में इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट बनाई हुई थी। लेकिन हुआ ये कि इसी तरह फिर 1600 में अंग्रेज़ों ने, तकरीबन 100 के लगभग कुछ अंग्रेज़ थे जो पार्लियामेंट के मेंबर भी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, और कुछ बिजनेसमैन भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक कंपनी बनाई, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम उन्होंने रखना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड से देख रहे थे कि पोर्चुगीज़ कितना फ़ायदे में जा रहे हैं, तो उन्होंने जो है वो ये कंपनी बनाई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, और उसको क्वीन से चार्टर करवाया, यानी इजाज़त दी क्वीन से कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करें। ठीक है, ट्रेड के लिए तो ये कंपनी आ चुकी थी, और ये 1605 या 1608 तक जो है ये कंपनी आ चुकी थी, और यहाँ के इनके जहाज़ आ रहे थे, यहाँ पे पहुँच चुके थे इंडिया। लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि इनको परमिशन नहीं मिल रही थी मुग़ल बादशाह की तरफ से कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करें और वहाँ पे अपनी जो है वो ट्रेडिंग पोस्ट, अपनी कॉलोनीज़ ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो कायम करें। ये बहुत बड़ा मसला था इनके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो किंग जेम्स उस वक्त था, बादशाह था अंग्रेज़ों का, उसने थॉमस रॉय को अपना एम्बेसडर, अपना सफ़ीर बना के जहांगीर के पास भेजा, जो 1615 में आया और 3 साल तक जो है वो बादशाह का मेहमान रहा, रॉयल गेस्ट रहा। ठीक है, उसने वो पूरी रायदाद पूरी जो है वो उसने रुदाद अपनी लिखी है, ठीक है, और उसने वो किस तरह रहा है वहाँ पे एज रॉयल गेस्ट और क्या क्या उसने ऑब्ज़र्व किया, वो सारा उसने लिखा है अपने थॉमस रॉय ने। आखिरकार थॉमस रॉय को जो है वो रॉयल फरमान मिल गया, उसने रॉयल फरमान ले लिया, यानी बादशाही हुक्मनामा उसने ले लिया था कि ये जो अंग्रेज़ जो हैं वो अब अपने पोस्ट भी यहाँ पे कायम कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है, मुग़ल एम्पायर में, और जो है वो ट्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पोस्ट से मुराद क्या होता था कि बंदरगाहों पे ये अपनी जो है वो अपनी गोदाम बनाते थे, अपनी सेटलमेंट बनाते थे, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे वो चीज़ें, जब उनके जहाज़ आते तो चीज़ें वो उतारते थे, वहाँ पे स्टोर करते थे, फिर इंटरनल इंडिया में वो बेचते थे उन चीज़ों को, और फिर इंडिया से चीज़ें लेके वहाँ पे स्टोर करते। जब उनके जहाज़ आते थे तो वहाँ पे फिर जहाज़ों पे वो लोड करके अपने मुल्क भेजते थे। इंडिया से वो क्या लेते थे? इंडिया से ज़्यादातर वो स्पाइसेस लेते थे, स्पाइसेस। इंडिया के मिर्च मसाले बड़े मशहूर थे, वो इंडिया से लेते थे। इंडिया के कॉटन लेते थे, इंडिया से अफ़ीम यहाँ से लेते थे, ठीक है, और उसके अलावा इंडिया से सिल्क लेते थे, यहाँ से टी लेते थे यहाँ से। तो ये चीज़ें जो है वो बड़ी मशहूर थी यहाँ की। अब रूल इनका किस तरह, ऐसा समझें कि 1615 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक प्राइवेट कंपनी ने जो है ग्राउंड सेट किया। देखिए, ग्राउंड सेट किया जाता है ना किसी बहुत बड़े काम के लिए, ग्राउंड सेट किया अपने मुल्क के लिए, बरतानिया के लिए, कि वो इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए, ठीक है, कॉलोनाइज़ करे, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए, कॉलोनाइज़ करे इंडिया को। और उसी इंडिया को इन्होंने कब कॉलोनाइज़ किया था? 1858 में कॉलोनाइज़ किया था अंग्रेज़ों ने, और 1947 तक इनका जो है वो क्या कहते हैं, इनकी हुकूमत या इनका रूल जो है वो चलता रहा अंग्रेज़ों का। ये तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बता दिया, ठीक है।
अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि इस कंपनी ने, जो छोटी सी कंपनी थी, जो कहते हैं तारीख़ में आता है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में 50,000 से ज़्यादा अपने सिपाही नहीं रखे। यानी अपने जो ऑफिसर्स और सिपाही अंग्रेज़ जो थे, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, मिलिट्री में हो गए, 50,000 से ज़्यादा नहीं थे। और कंपनी में बहुत सारे लोग, बहुत थोड़े ही लोग होते थे, बहुत थोड़े ऑफिसर कैडर होता था। उनका अपना सेटअप बनाया हुआ था इन्होंने, अपना उनका मिलिट्री सेटअप था, अपना उनका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, अपना उनका कोर्ट उन्होंने अपनी रखी हुई थी, ठीक है ना। अपना एक सेटअप इन्होंने बनाया था। कंपनी का रूल, कंपनी राज जिसको कहा जाता है, वो कंपनी राज 1615 के बाद शुरू हुआ है और 1857 तक कायम रहा है। और ये कंपनी राज किस तरह स्ट्रेंथन हुआ है, किस तरह मजबूत हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने जंगों के ज़रिए इंडिया के जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक एरियाज़ थे उनको कब्ज़े में लिया, ठीक है। सबसे पहले जो है वो कंपनी ने जंग लड़ी थी किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर जिसने कंपनी के ख़िलाफ़ बगावत की थी, जिसने कंपनी के साथ जंग लड़ी थी, ठीक है। और ये जंग हुई थी सिराजुद्दौला वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का कमांडर था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मुराद मेरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये पहली जंग थी जो अंग्रेज़ों के बीच में और नेटिव्स के बीच में हुई थी, इंडियंस के बीच में, बैटल ऑफ प्लेसी। 100 साल बाद इसी तरह एक और जंग होती है 1857 में, बिल्कुल आफ्टर 100 ईयर्स, जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, जंग आज़ादी, जो नाकाम हुई थी। तो बैटल ऑफ प्लेसी भी इसी तरह नाकाम हुई जो पहली जंग थी। सिराजुद्दौला बंगाल का बादशाह था, नवाब था बंगाल का। बंगाल पे जो है वो कंपनी कब्ज़ा करना चाहता। सिराजुद्दौला की बड़ी अच्छी आर्मी थी, लेकिन उसके जो भतीजे थे, नेफ्यूज़ थे, मीर जाफ़र और मीर सादिक, जिसका इमरान खान आजकल जिक्र करता है बड़ा, मीर सादिक और मीर जाफ़र, ये सिराजुद्दौला के भतीजे थे। इन्होंने जो है कि कमांडर्स भी थे इसके, इन्होंने इसको धोखा दिया और लॉर्ड क्लाइव के साथ अपनी फ़ौज निकाल दी, बल्कि फ़ौज निकाल दी, जंग से फ़ौज निकाल दी। और लॉर्ड क्लाइव को मौका मिल गया सिराजुद्दौला को प्लेसी में हराने का। प्लेसी एक जगह का नाम। रिज़ल्ट क्या था? बंगाल वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश। और बंगाल, आप विलियम हंटर की किताब पढ़ लें, द इंडियन मुसलमान्स, उसमें वो लिखता है कि बंगाल वाज द मोस्ट प्रॉस्पेरस एंड डेवलप्ड एरिया ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और बरतानिया ने आके उसकी तहस नहस कर दी, अंग्रेज़ों ने आके उसकी तहस नहस कर दी, उसको लूटा। लॉर्ड क्लाइव की आप कहानी, इसकी रॉबर्ट क्लाइव की आप कहानी पढ़ना चाहते हैं तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। ये एक क्लैरिक था पहले, ही वॉज अ क्लैरिक इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, क्लैरिक था। बाद में ये कमांडर बना और कमांडर के बाद फिर ये लॉर्ड बना। और कहते हैं कि इसने बंगाल से जितना माल लूटा और किसी ने भी नहीं लूटा। ये बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। इफ़ यू वांट टू गो डीप इनटू इट यू विल फाइंड मैनी थिंग्स न्यू। इसी तरह दूसरी जो जंग इन्होंने अंग्रेज़ों ने लड़ी, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर भी एक जगह का नाम है। ये कोलियन जो है मीर कासिम शाह आलम, जो मुग़ल बादशाह था, औरंगज़ेब का बेटा था मीर कासिम, और उसके अलावा अवध के कुछ जो हैं वो एक ग्रुप था, अवध, मीर कासिम ऑफ बंगाल और शाह आलम, इन्होंने मिलके जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के साथ लड़ी थे, हमला किया। लेकिन इसका बुरा नतीजा निकला इस जंग का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने क्या किया? कब्ज़ा कर लिया था कम्प्लीटली, इनको हरा दिया था। और एग्रीमेंट हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, टैक्स भी वो जो है वो लागू करेगी लोगों के ऊपर। एक फ़िक्स जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया गया बादशाह के लिए कि हर साल उसको इतना फ़िक्स वजीफ़ा मिलेगा, उससे ज़्यादा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी तरह बादशाह को मना किया गया कि वो दिल्ली के थ्रोन पे ना बैठे, ठीक है। तो ये इस तरह की शराइत थी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है वो ऐसे लगता है कि
मुसलमानों से मुग़ल जो एम्पायर है वो अब ख़त्म हो गई थी। अब अंग्रेज़ों का रूल जो है वो कायम हो चुका था। तीसरी जो जंग इन्होंने जो नेटिव्स के साथ लड़ी वो बड़ी अहम है, एंग्लो मैसूर बैटल्स। ये 2-3 जंगें हुई थी। पहले तो हैदर सुल्तान के साथ ये लड़े थे अंग्रेज़, जो टीपू सुल्तान का बाप था। फिर उसी के बाद उन्होंने जो है वो, मैसूर एक बहुत बड़ी स्टेट थी, मुसलमान जिसका रूलर था हैदर सुल्तान और टीपू सुल्तान, जिसका बहुत बड़ी स्टेट थी, बड़ी प्रॉस्परस स्टेट थी। तो उसको कब्ज़े में लिया बरतानिया ने आखिरकार। ठीक है, टीपू सुल्तान जिसकी लाश से भी जब अंग्रेज़ों ने मारा था उसको, तो उसकी लाश से भी डर रहे थे। तो ये 1770 से लेके 1790 तक ये जंगें चलती रही। तो इसी तरह उसके अलावा एंग्लो मराठास भी बड़े ख़तरनाक थे, हिंदूज़ थे, लेकिन ये मुसलमानों के दुश्मन थे। अंग्रेज़ों के साथ भी लड़े थे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने सुलह कर ली थी अंग्रेज़ों के साथ, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनको अंग्रेज़ों ने इस्तेमाल किया था आगे चल के। एंग्लो सिंधीज़ बैटल, अंग्रेज़ों की, एंग्लो मीन्स इंग्लिश, ये याद रखें। एंग्लो सिंधीज़ बैटल जो है, जो अंग्रेज़ों के सिंधियों के ख़िलाफ़ जो जंग थी, सिंधी और अंग्रेज़ों के बीच में जंग थी, सिंधीज़ और अंग्रेज़ों के बीच में, उस वक्त टालपुर यहाँ पे रूल कर रहे थे। ठीक है, और ये उस वक्त जो जंग हुई थी 1843 में ये जंग हुई थी। बहुत सारी जो है वो जंगें हुई थी। डुबेरी जंग बड़ी मशहूर है। एक दो और जो है वो जंगें हुई थी, वो बड़ी मशहूर हैं। ठीक है, जिसमें होश मुंशीदी का एक बहुत बड़ा किरदार आपको नज़र आता है इस जंग में। और फिर उसके बाद जो है वो इसका रिज़ल्ट क्या निकला? इसका रिज़ल्ट जो है वो सिंध वॉज ऑक्यूपाइड, सिंध को बरतानिया ने अपने कब्ज़े में ली। इसके अलावा एंग्लो सिख बैटल जो है वो सिखों के साथ अंग्रेज़ों ने जंगें लड़ी 1845 से लेके 1849 तक। रंजीत सिंह और उसके कुछ बेटे भी थे, उसके कमांडर वर्सेस ब्रिटिश। तो पंजाब को कब्ज़े में ले लिया था अंग्रेज़ों ने 1849 के। ठीक है, तो ये जो जंगें जो हैं अंग्रेज़ों के साथ ये लड़ते रहे, और इसी तरह जो है वो नेटिव्स जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी जो है वो कोशिश करते रहे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। लेकिन कंपनी बहुत पावरफुल थी, स्पेशली टेक्नोलॉजिकली बड़ी पावरफुल थी। और इंडियंस का इशू ये था कि ये आपस में डिवाइडेड होते थे, और आज भी जो इशू है वो यही है कि इंडियंस कभी यूनाइटेड नहीं हो सके। इंडियंस से मुराद में इवन जो साउथ एशियंस की, पाकिस्तानीज़ की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो यूनाइटेड नहीं हो सके। तो वो डिसयूनिटी की वजह से मार खा जाते थे, उनमें बीच में गद्दार बहुत निकल आते थे, जिस वजह से वो मार खा जाते थे। उसके अलावा एक और दो जंगें जो है वो बरतानिया ने लड़ी थी, जिसको एंग्लो अफ़गान वार कहा जाता है, उनका भी ज़िक्र कर दूँ यहाँ पे। एंग्लो अफ़गान वार जो है ये अंग्रेज़ों ने जंगें लड़ी थी। ये 3-4 जंगें जो है इन्होंने लड़ी थी 1839 में, और 42 तक या 41 तक इस तरह। फिर 18 जो है वो 80s में जो है इन्होंने एक जंग लड़ी थी अफ़गानिस्तान को अपने कब्ज़े में लेने के लिए, लेकिन अफ़गानिस्तान को कब्ज़े में नहीं ले सके थे। ठीक है, इसी तरह फिर वो जो है ट्राइबल एरियाज़ हैं या NWFP हैं, इसको भी, इन एरियाज़ को भी अपने कब्ज़े में नहीं ले सके थे। तो इन एरियाज़ को इन्होंने बफर स्टेट या बफर रीजन या बफर जोन करार दे दिया, कि ताकि ये जो है एरियाज़ न्यूट्रल रहें, यहाँ पे अपने कवानीन कायम रखें, और ना रशिया यहाँ पे कब्ज़ा कर सके, ना बरतानिया यहाँ से आगे जा सके। यानी रशिया को ये रोकने के लिए इसको न्यूट्रल एरिया करार दे दिया था। ये फिर कभी आपको बफर स्टेट बताऊँगा कि बफर स्टेट क्या होती है, बफर जोन क्या होता है। बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, आप इसको रिटेन करें। इसमें कोई मज़ीद सवालात हो तो मुझे जो है वो पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं आप, प्राइवेटली भी और ग्रुप में भी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।